अ वेरी गुड मॉर्निंग सभी को गुड आफ्टरनून। जो गुड आफ्टरनून में देख रहा है, जो गुड इवनिंग में देख रहा है उसको गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। और आज जो है हम लोग आपके सामने वापस से आ गए हैं। मैं अभिनव लक्ष्कार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कल के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पूरी तरीके से पढ़ लिया था, पूरी तरीके से समझ लिया था, एक एक डेरिवेशन को हाथ से किया, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तो कुछ टीचर्स हाथ से डेरिवेशंस को नहीं करवाते हैं, है ना, उनको आपको अलग से करना पड़ता है। बट मैंने आपको हाथ से एक एक चीज समझाते हुए सारी डेरिवेशंस करवाई। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वो वीडियो, बट जो पिछले एक तो फर्स्ट लेक्चर और एक हमारा फिफ्थ लेक्चर जितना लंबा था उतना लंबा वो वीडियो नहीं था, 50 मिनट का ही था, है ना। आज जो है हम लोग फॉरवर्ड चलेंगे, मतलब अब आगे की ओर बढ़ेंगे। आज जो नया टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। हो सकेगा तो हम लोग गॉस थ्योरम को भी पढ़ लेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है कि हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो का ड्यूरेशन में 30 मिनट्स का रखा है ना। तो 30 मिनट्स में अगर हम इतना ही पढ़ लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, है ना। फिर गॉस थ्योरम हम कल पढ़ लेंगे, है ना। चलिए, और अगर हो सका तो गॉस थ्योरम थ्योरम को मैं आज आपको समझा दूंगा, और कल जो उसकी 3 एप्लीकेशंस है उसकी वीडियो बना के हम हमारे फर्स्ट चैप्टर को एंड कर देंगे, है ना। और नेक्स्ट जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो मिलेंगी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस की, है ना। सॉल्यूशन जो भी आप कहो उसकी मिलेगी आपको, है ना। उसकी भी हो सकता है 10 लेक्चर्स हो जाए। तो मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के अपना नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई के पैरों में छोटा सा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यही सेम चीज हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। और जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ेंगे तो उसको भी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। और उसके नीचे हम लोग बी लिखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड में देख लेता हूँ इस तरफ मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। चलिए, ऑल सेट है, मैं आपको दिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले तो मैं डिफाइन कर देता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर होता क्या है। तो पहले हिंदी में समझ लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मान लो मेरे पास में एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। इस सोर्स चार्ज का चारों तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में ए जो जगह है, यहाँ सोर्स चार्ज है, ठीक है। ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में कुछ रुकावट रख दी, है ना। कोई ऐसी चीज रख दी जो हिंड्रेंस पैदा कर रही है ना। बट हिंड्रेंस का मतलब ऐसी हिंड्रेंस नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आगे नहीं जाने दे रही। वो कह रही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुझे आगे जाना है तो मुझसे पास होकर के जाना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सौदा मंजूर करती है, कहती है हाँ मैं तुझसे पास होकर के चली जाऊंगी। तो ये कोई सरफेस रखी हुई है सामने, इस सरफेस से पास होती हुई, इस सरफेस को चीरती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई है वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, या उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे समझिए, मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ। देखिए, आप सबने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। नहीं पढ़ा होगा तो मैं एरिया वेक्टर के बारे में भी आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी एक सरफेस है ना। अब ऐसी सरफेस होनी चाहिए जिसकी क्या होनी चाहिए? एक लेंथ और एक ब्रेथ होनी चाहिए, या विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये एक सरफेस है मेरे पास में, ठीक है, प्लेन सरफेस। अब अगर इस प्लेन सरफेस के लिए मुझे एरिया वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो एरिया वेक्टर हमें पता है हमेशा से कि भाई एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के
परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है या नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये सरफेस इस तरीके से रखी हुई है, तो इस सरफेस के लिए जब मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा। तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स का मतलब एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा, इस तरीके से। ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है, या पीछे से देखने पर भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा इस तरीके से, है ना। तो भाई मेरे पास में ये एक सरफेस है, अगर मैं एक बार इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भूल जाऊं और मुझे अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो एरिया वेक्टर जो होता है, मैं सेंटर मान लेता हूं, इस सेंटर से मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली कैसा होता है, आउटवर्ड्स होता है कि नहीं होता है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है। ठीक है, ये ए वेक्टर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब मान लो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अगर मैंने इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कहा रख दिया, बीच में रख दिया कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है ऐसे शू शू शू, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में मैंने इस सरफेस को लाके ऐसे खड़ा कर दिया। इस सरफेस ने शुरू में ही कह दिया था कि भाई तुझे मेरे अंदर से पास होके जाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहती है हाँ मैं चली जाऊंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली जाती है इसके अंदर से होती है। तो यही चीज हम लोग अगर साइंस की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में देखें, ये चीज क्या है, ये फिनोमिना क्या है, तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि भाई किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल, सरफेस तो ऐसे और परपेंडिकुलरली यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, एक सरफेस से परपेंडिकुलरली, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हो इट इज, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में आप एरो डाल के लिखोगे कि इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलरली जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और अगर सरफेस इस तरीके से रखी हुई तो उसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फॉर्मूला की भाषा में या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना हो या इनकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं लिखूंगा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए, यानी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। भाई इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स है और इसी तरफ उसका एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और हमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ेंगे कि भाई जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो यहां से हमें यह भी पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये अब मुझे बताओ कि ये जो सरफेस है ये तो क्लोज्ड सरफेस है, तो मुझे ये जो ई डॉट ए लेना होगा ये भी क्लोज सरफेस के लिए लेना होगा, और ये जो ई डॉट ए है ये तो बहुत बड़े सरफेस के लिए हो गया। अगर छोटी सरफेस हुई तो छोटी सरफेस के लिए ध्यान में रखना हमेशा ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डी ए का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल एरिया वेक्टर लिया, या बहुत ही स्मॉल एरिया को कंसिडर किया। मान लो मैंने सिर्फ इतने से एरिया को कंसिडर किया, सिर्फ इतने से एरिया को मैंने कंसिडर किया, है ना, ये देखो ये ब्लैक वाला। तो इसके लिए अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मैं ई डॉट ए की जगह ई डॉट डी ए लिखूंगा, क्योंकि स्मॉल एरिया वेक्टर होगा
इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी तो छोटा होगी, ये सरफेस भी तो छोटी है इसीलिए। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सरफेसेस इस पूरे के ऊपर प्रेजेंट होगी, तो इन सब का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है तो इंटीग्रेशन के ऊपर, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे इस तरीके से। इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन। ठीक है, ई डॉट ए ओपन सरफेस के लिए तो होगा ही नहीं कभी, तो ओपन के लिए नहीं होगा, हमेशा क्लोज के लिए होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए। ठीक है, तो ई हमेशा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, तो आपके पास में फॉर्मूला ये बन करके आ जाएगा, इसको आप हटा सकते। ठीक है, बस यही समझाना था। तो अगर मैं इस ई डॉट ए को ओपन करूं, मतलब इस डॉट प्रोडक्ट की जगह इसको सिंपली लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ई ए कोस थीटा। ठीक है, तो मैं इस स्केलर क्वांटिटी को एक बार हटा करके यहाँ पर लिख देता हूं। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा ई ए कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करके लिखते हैं तो कोस थीटा लिखते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करके लिखते हैं तो साइन थीटा लिखते हैं, ई ए कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ई ए कोस थीटा का मतलब जितना ज्यादा थीटा होगा, है ना। अब देखो कोस थीटा में जो वैल्यू होती है वो एंगल बढ़ने पर कम होती जाती है। जैसे 0 डिग्री पर कोस थीटा की वैल्यू होती है 1 और 90 डिग्री पर कोस थीटा की वैल्यू होती है 0। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब मान लो सरफेस ऐसे रखी हुई है, सरफेस ऐसे रखने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जा रही, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जा रही है इस तरीके से, ये मार्कर जिस तरफ पॉइंटेड है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है, अब मान लो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को मैंने इस तरीके से रख रखा है एकदम सीधा, तो सीधा रखने पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसके सेंटर से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, तो मींस दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री का। 0 डिग्री रखूंगा तो मेरे पास में फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हो गया कि उस क्लोज सरफेस से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, ये बात ध्यान है। अब जैसे जैसे मैं इन दोनों के बीच के एंगल को बढ़ाता जाऊंगा, मान लो पहले मैंने 0 डिग्री पर रख रखा था, अब मान लो मैंने रख रखा है 30 डिग्री के ऊपर। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल मान लो कि इस तरीके से थोड़ा सा इधर झुका दिया, तो अब 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब भी एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इसी तरीके से, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से, एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। तो अब आप खुद ही बता दो कि जब इन दोनों के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर थीटा बढ़ जाएगा तो बढ़ जाने की वजह से जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा में जो वैल्यूज होती है वो एंगल बढ़ने पर कम हो जाती है। तो 30 डिग्री में कम होगा, मींस अब अगर मैंने सरफेस को इस तरीके से रख रखा है तो इसमें से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास होंगी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 30 डिग्री पे रखा है, मान लो 45 डिग्री पे रखा हो, तब 45 डिग्री पे रखेंगे तो और कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वेक्टर सॉरी दोनों क्वांटिटीज के बीच का एंगल बढ़ गया है। और मान लो 90 पे रख दिया, तो 90 पर रखने पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 हो गया, क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। एरिया वेक्टर तो अभी भी ऐसे ही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही है ना इस तरीके से, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 0 हो गई तो फ्लक्स जो होगा वो भी 0 हो गया, मींस एकदम फ्लैट रखने पर सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के से एकदम फ्लैट रखने पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बिहाव में एकदम फ्लैट या सीधे रखने पर, है ना कि परपेंडिकुलर रखने पर, जब हम लोग उसको 0 डिग्री के एंगल पर रख देंगे इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी। फिर अगर बात करें भाई ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डिपेंड किस पे करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा ध्यान रखना कि
इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये क्लोज्ड सरफेस होगी तभी हमारे पास एरिया वेक्टर होगा और तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और किसी चीज से मतलब नहीं है, ना तो चार्ज से मतलब है, कितना चार्ज आप रख रहे हो, कितना बड़ा चार्ज आप रख रहे हो, कितना छोटा चार्ज आप रख रहे हो, उसको सिर्फ क्लोज्ड सरफेस से मतलब है। मतलब अगर क्लोज्ड सरफेस हुई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा और अगर नहीं हुई तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक तो मेरे पास में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन पर कूलॉम। और हमारे पास में एरिया वेक्टर की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। तो जो एसआई यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम इनवर्स -1, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं। वेबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w और स्मॉल b से, ये वेबर है, ठीक है। वेबर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था, इसीलिए उनको ऑनर पे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं के नाम पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या रख दी? वेबर रख दी, ठीक है। बाकी वेबर भी लिख सकते हो, और वेबर याद ना रहे तो अगर ये याद रहे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स, तो ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन की बात करें, किसके? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा? मुझे यूं बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होगा m1l3 और m1l कितना होगा? m1l1, हाँ, t-2 और a-1 होगा, ठीक है। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का m1l1 t-2 t-3 a-1। और उसमें अगर मान लो मैंने एक और लेंथ को और जोड़ दिया, ठीक है, या एक एरिया को और जोड़ दिया, एरिया का मतलब एल की वैल्यू बढ़ गई, एल की वैल्यू 3 हो गई, तो जो डायमेंशन हो जाएगी किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो हो जाएगी m1l3 t-3 और a-1, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं ताकि आप सब चीजों में कंफ्यूज ना हो, है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये तो डायमेंशन थी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और क्लोज्ड सरफेस होगी तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये उसकी एसआई यूनिट है। किसकी एसआई यूनिट है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप, आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, उसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि मेरे पास में कोई एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम को मान लो मैंने एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज प्रोवाइड करवाया। मान लो वो कॉपी थी मेरे पास, ये मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को बाहर से वायर कनेक्ट करके मैंने क्या किया? चार्ज सप्लाई किया। जब मैंने इसको चार्ज सप्लाई किया तो जो चार्ज होगा वो या तो चार्ज से क्या हो रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इन चार्ज को मैं बांट रहा हूँ, बाहर से ला रहा हूँ और इसमें बांट रहा हूँ, ले भाई बांट लो अपने अंदर, ठीक है। तो अब ये जो सरफेस होगी, ये अगर यूनिफॉर्म सरफेस होगी, ऐसी सरफेस यूनिफॉर्म सरफेस, यूनिफॉर्म सिस्टम होगा, तो इसमें हर एक जगह पर पे इक्वल क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि बट जाएगा या या फिर रहेगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हुई, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब मान लो कुछ भी मान लो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इस स्टेपलर को मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब अगर इसको चार्ज हम देंगे तो इसका जो चार्ज होगा वो ज्यादातर चार्ज इसके पोल पर आकर के बैठ जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ होगा, कुछ चार्ज यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ यहाँ पे होगा, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी में चार्ज होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना।
मतलब एकदम व्यवस्थित ढंग से नहीं होता है, कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा। बट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज हम देंगे किसी भी बॉडी को, वो हर एक पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर अगर आप उसको मान लो कट भी करोगे, ब्रेक डाउन भी करोगे, तो आपको हर एक पीस में सेम नंबर ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। यही है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में पढ़ना है। इसमें तीन टर्म्स हमें पढ़नी है। पहली टर्म है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये देखो। चलो, लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है ना। अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। अब अपन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मान लो कि मेरे पास में एक एल लेंथ का वायर है ना, ये मेरे पास में एक एल लेंथ का वायर है। लेट सपोज कि भाई ये जो एल लेंथ का वायर है मेरे पास में, ये 10 मीटर लंबा वायर है, बहुत लंबा हो गया। 10 मीटर का मतलब तो बहुत लंबा हो गया। 10 मीटर का मतलब लगभग आप यूं कह सकते हो कि 30 फीट लंबा वायर है मेरे पास। इस 30 फीट लंबे वायर को मैंने एक्सटर्नली कुछ चार्ज दिया। एक्सटर्नली मैंने इसको कितना चार्ज दिया? एक्सटर्नली मैंने इस 10 मीटर लंबे वायर को 30 कूलम का चार्ज दिया। कितना? सॉरी, 10 कूलम का चार्ज दिया। एक्सटर्नली मैंने इस एल लेंथ के वायर को कितना क्यू चार्ज दिया टोटल। और मैं मान रहा हूं कि ये जो वायर की लेंथ है वो थी 10 मीटर, तो मैंने इसको जो चार्ज दिया है वो है 10 कूलम। तो जितना भी चार्ज मैं इसको दूंगा वो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर क्या होगा? एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी ये जो पूरी सरफेस है ना, इस पे बिल्कुल व्यवस्थित लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो यही हुआ कि भाई अगर मैं किसी एल लेंथ के वायर को, यानी एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्या दे रहा हूं, या एक टू डायमेंशनल मान लेते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल का मतलब तो सरफेस भी आ जाएगी उसमें, मतलब उसका एरिया आ जाएगा। तो हम वन डायमेंशनल मान लेते हैं। ठीक है, मींस इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग ही हमारे पास में ये तो लेंथ है या विड्थ है ना। तो मैंने अगर इस एल लेंथ के वायर को कुछ चार्ज दिया, तो वो जो चार्ज मैं इसको दूंगा वो सारा का सारा चार्ज इस पर क्या होगा? एकदम व्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो, अगली बात करते हैं कि भाई ये जो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको तो हमने कह दिया कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सॉरी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि भाई यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज अवेलेबल है ना। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, बट आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, मुझे पता है। क्योंकि क्या है, बहुत लोग बोलते रहते हैं हमारे पास नॉइस कैंसलेशन वाली वॉल्स तो है ही नहीं, इसीलिए थोड़ा सा लोग बोलेंगे और आपको सुनाई देगा, बट मेरी आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी क्योंकि मैं तेज बोलने वाला हूँ थोड़ा, है ना। देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से तो हम समझ गए कि भाई हमारे पास एक एल लेंथ का वायर है, हमने उसको क्यू चार्ज दिया, तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि यूनिट लेंथ के अंदर, है ना, यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मींस अगर मान लो मेरे पास ये एल लेंथ का वायर है, इस एल लेंथ के वायर के पास में टोटल जो चार्ज है वो क्यू है। तो अगर मुझे यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट करना है कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो मैं टोटल चार्ज को डिवाइड कर दूंगा टोटल लेंथ से। तो टोटल चार्ज डिवाइड में टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा को आप डिफाइन करते हो कि द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द यूनिट लेंथ, है ना, इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि यूनिट लेंथ के ऊपर, जैसे मान लो 10 मीटर का वायर था, तो 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज अवेलेबल है उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, मैं यहाँ पे एसआई की जगह सिर्फ यूनिट ही लिख रहा हूँ, है ना। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलोम मीटर इनवर्स। क्या होती है? कूलोम मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। अगर इसकी डायमेंशन आपसे पूछ ले, इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि उधर दिखेगा नहीं। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी m0 L-1 T1 और A1, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास में डायमेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें भाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अब मान लो मेरे पास में एक 2D ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? 2D ऑब्जेक्ट है जिसके पास में लेंथ और विड्थ दोनों है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक मेटल की क्या है मेरे पास में शीट है, ठीक है। इस तरीके की ये मेटल की शीट है मेरे पास में, ठीक है। तो इस मेटल की शीट के पास में लेंथ और विड्थ दोनों है। तो इसका ये इसकी क्या हो गई, पूरी की पूरी सरफेस हो गई। अब जैसे मैं एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज इसको प्रोवाइड करवाऊंगा तो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाहर से चार्ज दिया तो बाहर से दिया गया चार्ज जो होगा वो इस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब भाई मैं जो ये सरफेस है इसका टोटल एरिया मान रहा हूं S, ठीक है। ये जो प्लेट है इसका टोटल एरिया में मान रहा हूं S, या इसकी सरफेस का एरिया मान रहा हूं मैं S। अब इस S सरफेस के ऊपर मैंने जो टोटल चार्ज दिया वो था Q। लेट सपोज मान लेते हैं भाई जो सरफेस थी उसका एरिया था 10 मीटर स्क्वायर और जो चार्ज मैंने दिया वो सेम वही 10 कूलाम का चार्ज दिया। तो भाई टोटल सरफेस पर तो 10 कूलाम का चार्ज है। अगर वही चीज मुझे यूनिट के लिए पता करनी हो, भाई टोटल सरफेस के ऊपर तो कितना चार्ज है, टोटल सरफेस के ऊपर तो Q चार्ज है। अगर यूनिट सरफेस के ऊपर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना हो तो वो हो जाएगा Q/S, यानी टोटल चार्ज अपॉन में टोटल सरफेस एरिया। और इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट सरफेस या चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर कितना चार्ज हमें दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम मीटर इनवर्स -2, क्योंकि भाई एरिया की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होगी, है ना। लेंथ या डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो तो मीटर होगी, ठीक है। 1D में तो सिर्फ m है यानी कि लेंथ है यानी मीटर है। इसमें तो 2 बार मीटर आ रहा है, एक विड्थ के लिए और एक लेंथ के लिए, तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। इसीलिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर इनवर्स -2। इसकी डायमेंशन में भी एज सच कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 L की पावर L-2 T1 और A1, ठीक है। सिर्फ L के अंदर चेंज हुआ, डायमेंशन में भी सिर्फ L वाली जो डायमेंशन है लेंथ की जो डायमेंशन है उसके अंदर चेंज आएगा, बाकी सारी सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, ठीक है। चलिए मैं इस फॉर्मूला को भी अंदर बंद कर देता हूं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी या अगली जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे पास में पहले 2D ऑब्जेक्ट था, उससे पहले 1D ऑब्जेक्ट था। अब मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है। मान लो मैं एक क्यूब ले लेता हूं, ये मेरे पास में एक क्यूब है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जो क्यूब होता है वो एक 3D ऑब्जेक्ट है, मींस इसके पास में लेंथ भी होगी, इसके पास में विड्थ भी होगी और इसके पास में कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। तो लेंथ, विड्थ और हाइट को हम लोग कंबाइनली बोल रहे हैं, उसके पास में कोई वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम ही आती है, तो इसके पास में कुछ ना कुछ वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो
तो अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो चार्ज देखो इस पर, इसकी जो ये जो लीनियर एजेस हैं, ये जो इसकी साइड्स हैं, इन पर पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसकी वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो खाली स्पेस है उसके अंदर भी सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है और इसके पूरे की पूरी खाली स्पेस के अंदर, यानी इसकी लेंथ पर, इसकी विड्थ पर, इसकी हाइट पर, सबके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही एक टर्म आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब भी सेम हो गया कि भाई मान लो इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम है मान लो 10 मीटर क्यूब, ठीक है, 10 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो से। इसकी वॉल्यूम को तो अपन वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम तो वी से ही रिप्रेजेंट होगी। तो टोटल वॉल्यूम हम मान रहे हैं कितनी है, 10 मीटर क्यूब है, और जो टोटल चार्ज हम दे रहे हैं वो कितना है, वो अगेन वापस से कितना है, 10 कूलम का है। तो भाई टोटल वॉल्यूम के अंदर तो इतना चार्ज है। अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा उसी को हम डिफाइन करते हैं क्या, एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं हम लोग रो से, है ना, और इसका फॉर्मूला होता है Q बाय V। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप लोग सुन करके भी लिख सकते हो, है ना। रो इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है, ठीक है, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम मीटर इनवर्स -3, कूलम मीटर इनवर्स -3, क्योंकि वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। ये नीचे क्यूब है मीटर क्यूब, ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। इसकी भी डायमेंशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। इसकी जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी M0 L-3 T1 A1। अगर अब आपसे पूछ ले इनमें से कोई भी चीज तो आप आराम से बता सकते हो, है ना। और ये हमारे गॉस थ्योरम की तीनों एप्लीकेशंस में बहुत काम आने वाला है। वॉल्यूम वाला नहीं आएगा बट सरफेस और लीनियर चार्ज डेंसिटी ये दोनों काम आएगी, ठीक है। तो एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीछे होता हूँ, फिर अगर हमारे पास टाइम है तो हम गॉस थ्योरम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, आपने आई होप वो सारी चीजें लिख ली होगी। उतने मैंने वीडियो को पॉज करके और गॉस थ्योरम की जो डेफिनेशन है उसको लिख दिया है। गॉस थ्योरम क्या कहना चाह रही है वो लिख दिया है, देन मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। देखिए, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो गया कि किसी सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही परपेंडिकुलरली, उसको हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो गॉस थ्योरम इसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट वे में हमको समझाती है। गॉस थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए, एक बार हम लोग इसको पढ़ें या फिर एक बार समझ लेते चलिए, है ना। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, ये मेरे पास में एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। अब इस क्लोज सरफेस में देखो, एक चार्ज Q1 यहाँ पे है, एक चार्ज Q2 यहाँ पे है, एक चार्ज Q3 यहाँ पे है ना, एक चार्ज Q4 इस सरफेस के बाहर है, एक Q5 इस सरफेस के बाहर है ना। इस तरीके से n नंबर ऑफ चार्जेस, या कुछ 2-3 चार्जेस मेरे पास में, यहाँ पे 5 है तो 5 चार्जेस मेरे पास में प्रेजेंट है। अब मान लीजिए कि ये एक क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर सिर्फ 1, 2 और ये 3 चार्जेस आ रहे हैं। तो इन 3 चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को चीर के बाहर आएगा। कि भाई मान लीजिए ये वो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर 1, 2, 3 चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे दे रखे। तो इन 3 चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वही तो इस सरफेस को चीर के बाहर आएगा। ऐसा थोड़ी फोर्थ वाले की वजह से बनेगा वो भी सरफेस को चीरेगा, या फिफ्थ वाले की वजह से बनेगा वो भी सरफेस को चीर देगा, नहीं। जो चार्ज इस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो एरिया वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करेंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस सरफेस से पास होगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, ठीक है।
तो देखिए ये बात तो हिंदी में समझ ली, अब एक बार डेफिनेशन या हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो गॉस थ्योरम ये बोलती है कि द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, जिसको कहते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब देखो इसने ये कहा है स्टेटमेंट में, हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसने कहा है कि जो टोटल फ्लक्स होता है किससे लिंक्ड होता है, टोटल फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस से लिंक, जो टोटल फ्लक्स होगा, ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसमें से भाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी, इसने किसी ना किसी चार्ज को इनक्लोज कर रखा होगा, ये कोई ना कोई चार्ज इसके अंदर बंद होगा, और वो जो चार्ज है उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको चीरते हुए बाहर आ रहा है सरफेस को परपेंडिकुलरली, तो उसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में। ठीक है, तो ये जो गॉस थ्योरम है ये बताती है कि जो टोटल फ्लक्स है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड या लिंक्ड, ठीक है, यानी किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कोई भी जो फ्लक्स लिंक है या फ्लक्स रिलेटेड है वो किसके इक्वल होगा, 1/epsilon नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, कि उस क्लोज्ड सरफेस ने कितना चार्ज बंद कर रखा है अपने अंदर, है ना, उसका कितना टाइम्स 1/epsilon टाइम होगा टोटल फ्लक्स, यानी जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/epsilon टाइम्स जो टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर बंद है। ठीक है, अगर इसको और व्यवस्थित रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि फाई ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में अगर मान लो 2-3 चार्जेस प्रेजेंट है तो उसके अंदर जो 2-3 चार्जेस प्रेजेंट है ना वही काम करेंगे उस सरफेस के लिए फ्लक्स बनाने का, मतलब जो फ्लक्स रिलेटेड होगा यानी फ्लक्स लिंक्ड होगा, वो फ्लक्स लिंक्ड होगा किसके साथ में, जो चार्ज उसके अंदर बंद है उसके साथ में, और 1/epsilon नॉट के साथ में। तो जो फ्लक्स है वो कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, या रेशियो ऑफ टोटल चार्ज अपॉन में टोटल चार्ज और 1/epsilon नॉट का रेशियो है टोटल फ्लक्स। आई बात समझ में, यानी एक बार और व्यवस्थित समझ लो कि जैसे ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट है, तो इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वही इस सरफेस को चीर के बाहर निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस को परपेंडिकुलर चीर के बाहर निकलता है उसको फ्लक्स बोलते हैं। गॉस थ्योरम इसी को अलग भाषा में ये बोल रही है कि जितना चार्ज एक क्लोज्ड सरफेस ने अपने अंदर इंक्लोज कर रखा होगा, अपने अंदर बंद कर रखा होगा, उसी से कौन रिलेटेड होगा, हमेशा उसी से लिंक्ड कौन होगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड होगा। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1/epsilon नॉट टाइम्स होता है चार्ज के जो उस सरफेस के अंदर बंद है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज को याद रखना। तो इसका ये मतलब हो गया कि फाई का एक फॉर्मूला, फाई ई का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि भाई फाई ई का एक फॉर्मूला होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यही होता था, या डी ए मान लो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होता है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर आप चार्ज और एरिया वेक्टर को एक साथ में उनका डॉट प्रोडक्ट करो और देन इंटीग्रेशन करो, उससे अच्छा तो अगर आपको चार्ज पता है तो आप लोग एप्सिलॉन नोड और चार्ज का रेशियो निकाल दोगे तो भी आपके पास में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ये है गॉस थ्योरम। इस गॉस थ्योरम की एक डेरिवेशन भी होती थी पहले, ठीक है, लेकिन उसको हटा दिया गया, आपको डेरिवेशन आप पूछते नहीं है। ठीक है, और मैं एक बार चेक कर लूंगा आपके सिलेबस में। ठीक है, वैसे तो 100 में से 100% या 100 में से 1000% यही है कि नहीं आती है, बट मैं काम करूंगा एक शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट रील बना करके या शॉर्ट्स बना करके उस टॉपिक के ऊपर यानी उस डेरिवेशन के ऊपर वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, वैसे वो डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमने खुद में भी नहीं पढ़ी थी। ठीक है, अभी लास्ट ईयर ही मैंने 12th पास करी है, हमारे कोई भी ये गॉस थ्योरम की जो डेरिवेशन थी यानी कि इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ था वो नहीं आया था। ठीक है, हमें बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसको इस डिराइव करके बताया कि हाँ ये जो बात कर रहा है वो सही है कि नहीं है, तो वो मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हमने गॉस थ्योरम पढ़ ली। तो आज जैसा हमने वादा किया था कि भाई हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे। तो ये गॉस थ्योरम भी हमने पढ़। अब ये देखो, ये जो गॉस थ्योरम है, ये जो गॉसियन सरफेस की बात हमने की, गॉसियन सरफेस जो होती है वो वेदर सिलेंड्रिकल इन शेप हो सकती है या स्फेयर हो सकती है। अब सिलेंड्रिकल और स्फेयर होने का कारण क्या है? देखो, सिलेंडर और स्फेयर जो होते हैं ना वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, और जो चार्ज अगर हम उस सरफेस को देंगे, किसको, सिलेंड्रिकल और स्फेयर सरफेस को, तो जितना भी चार्ज होगा ना वो सिमेट्रिकली यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर। तो इसीलिए गॉस थ्योरम जो होती है ना वो, या जो गॉसियन सरफेस होती है वो ज्यादातर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए या सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऑब्जेक्ट नहीं, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड, यानी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो फ्लक्स होता है ना वो कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करेगा, गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज कितना इनक्लोज कर रखा है उसने उस पर। ठीक है, आई होप ये वीडियो भी आपको समझ में आएगी और बाकी सारे वीडियोस भी आपको समझ में आए होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है, और आगे से आगे जो आपके दोस्त है उनके साथ शेयर कर दे, ताकि अगर मान लो आपको ये लैंग्वेज सिंपल लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।